आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले क्लास को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को ज्वाइन करने का प्रयास करें। जी और आज हम लोग जो है पेपर आपका F9 जो आपका है इंग्लिश पेपर आपका फर्स्ट ईयर का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे टॉपिक के ऊपर। और आज हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम व्यू से देख ले, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जी सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। जी आज हमारी जो है थोड़ी चेस्ट पेन कर रही है, जो ऑपरेशन हुआ था जहाँ पर, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्लास आपके बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपके क्लास बंद थे। बाकी जैसे ये आपका पेपर कंप्लीट होगा ना, वैसे क्या होगा, सब पेपर का आपका यूनिट 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है यूनिट 2 के ऊपर चलेंगे। कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। जैसे हम तेज़ी ला देंगे क्लास में। नेटवर्क की दिक्कत है, जिसकी वजह से मुझे इतना जो है थोड़ा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग समझ नहीं सकते हैं ये कैमरा के पीछे कितना सारा वर्क करना पड़ता है। जी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 से 24 के लिए पेपर आपका F9, जिसमें हम यूनिट 1 की बात करेंगे। और कल हमने जो है यूनिट 1 में जो है बात किया था नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, फिर आपका कन्वर्सेशन क्या है, फिर आपका जो है प्रोफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश क्या है, इसके ऊपर भी हमने बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जी ओके। तो आज हम जो है पेपर आपका F9 का जो नाम है वो क्या है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, समझ गए। फिर यहाँ पर आपको जानना है इसके पॉइंट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो आपका इंग्लिश है वह कैसे जो है, मतलब एक जो है आपका संवैधानिक भाषा ना होकर आपका सहयोगिक भाषा के रूप में प्रयोग होता है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जी ओके। थोड़ी सी मैं पानी पी लूं। ओ माय गॉड, पानी लाना मैं भूल गया लगता है। जी जी ओके। चलिए, तो आप सभी लोग भी आ गए होंगे और हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारा बोतल भी जो है सामने खाली पड़ा हुआ है। जी तो देखिए, जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ये आपका जो पेपर का नाम है। कल हमने जो है इसे बात किया था, नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक टर्म को जो है मैंने पॉइंट वाइज आपको करके बताया था। आज हम लोग जो है इसके पॉइंट 3 के ऊपर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, फिर आपके जो है इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश अंग्रेजी कैसे एक जो है सहयोगिक मतलब भाषा है, संवैधानिक भाषा नहीं है, समझ गए, क्योंकि एक सहयोगिक भाषा है। अगर आप सभी लोगों से कोई पूछता है, ये जो बातें लिखी है इसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका मातृभाषा क्या है, तो आप बोलते हैं भोजपुरी है, हिंदी है, ये सब बातें बोलते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पूछ दे कि आपका राष्ट्रभाषा क्या है, समझ गए, तो क्या बोलेंगे, हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, कोई बता सकता है मुझे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप सभी लोग। जी मैं आपको बता दूं कि हमारा राष्ट्रभाषा जो है कोई नहीं है, समझ रहे। यहाँ देखिए, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, हमारे पास जो है कोई अपना राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, ये आपको मालूम होगा। एसोसिएटिव हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश का स्थान क्या क्या तौर पर दिया गया है, कहाँ दिया गया है, कौन कौन से भाषा को दिया गया है, वो सारी बातों को हम समझेंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका यही सवाल था कि हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा है, नहीं है। राज्य भाषा की बात करेंगे तो है, हमारा हिंदी राज्य भाषा है। बाकी हमारा इंग्लिश जो है एक मतलब सहयोगी आपका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, समझ गए, पूरी तरह से आपका ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, समझ गए। जी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, समझ गए। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। जी ओके। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हम लोग जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रावधान में जो है बातें कही गई है, नहीं कही गई है, समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को समझ लेते हैं, इस टर्म को समझिएगा, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे एक एक करके जो है, समझ गए। तो यहाँ देखिए,
इंग्लिश इज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑफिशियल अप्रूव्ड 22 रीजनल लैंग्वेज, 22 रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इंग्लिश क्या है, हमारा एक जो है मतलब संवैधानिक सहयोगिक भाषा है, पूरी तरह से जो नई भाषा है, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रभाषा है कि नहीं है, तो नहीं है, यह हमारा जो एक सहयोगिक आपका संवैधानिक भाषा है, समझ गए। इंग्लिश इज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑफिशियल अप्रूव्ड 22 रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस। हमारा जो इंडिया है, जो हमारा संविधान है, उसमें जो है हमें 22 लैंग्वेज को जो है शामिल किया है, जैसे कि आपको मालूम होगा। फिर जैसे 22 भाषाओं को हमने शामिल किया है जो कि हमारा ऑफिशियल पर्पस के तौर पर काम आता है, लेकिन उस 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, ये भी याद रखिएगा, समझ गए। हमारे जो 22 रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया गया है आर्टिकल में, हमारे मतलब हमारे संविधान में अनुच्छेद संख्या 8 में, तो उसमें जो है इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, समझ गए। और ये 22 रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस से इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, समझ गए। मतलब कि हमारे अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, उसके अंदर हम लोग रहकर जो है सब स्टेट गवर्नमेंट को, जितने भी हमारे राज्य के गवर्नमेंट सरकार है, उनको जो है पावर है कि वह जो है मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, वो अपने स्टेट के लिए जो है एक लॉ बना सकते हैं जिसको वह फॉलो करवा सकते हैं। यह जो है प्रत्येक राज्य को जो है संविधान के द्वारा जो है मतलब यह अधिकार मिला हुआ है कि अपने वो राज्य में जो है कोई भी नियम को बना सकते हैं, अच्छा नियम, ये नहीं कि गलत नियम, क्योंकि संविधान में सारी बातें कही गई है, और उस नियम को जो है अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, समझ गए। चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, या किसी भी दंगा को लेकर हो, मारपीट को लेकर हो, किसी भी तरह का भारत सरकार, बिहार सरकार जो है, या कोई भी स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, वो सरकार में रहकर जो है अपना एक नियम कानून बना सकता है, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट सब्जेक्ट, यहाँ पर लगता है गलती लिखा गया है क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए, यहाँ पर काट दीजिएगा, ये देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 346, आर्टिकल 346 एंड आर्टिकल 347, द लेजिस्लेटर of a state may be law adopt any one of more the language, समझ गए, in use in the state or Hindi as the language or language to be used for all or any of the different purpose of the state, समझ गए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे संविधान के द्वारा जो है, जो हर स्टेट को एक संवैधानिक अधिकार जो मिला है, इसके तहत जो है वो कोई नियम को, कोई रूल को बना सकता है, फॉलो करवा सकता है। वही बात यहाँ पर बोला है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जो आपका स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें क्या बोला गया है कि हिंदी के साथ साथ जो है एडॉप्ट किया गया है एक वन ऑफ मोर द लैंग्वेज, यानी दूसरी लैंग्वेज को भी। अब हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जब भी आपका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च होता है ना, तो 2 लैंग्वेज में लॉन्च होता है। जैसे कि मान लें कि दिल्ली में करना है, तो दिल्ली का जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि दिल्ली का जो भाषा है उस लैंग्वेज में, साथ ही साथ एक आपका इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लिश जो है यूज होता है हर चीज में। अगर हम बिहार की बात कर ले, यहाँ पर हिंदी में और आपका एक इंग्लिश में। अगर आप चले जाइएगा साउथर्न एरिया की तरफ, तो उधर आपका तमिल हो, मलयालम हो, उस भाषा में उनका रीजनल लैंग्वेज है, और प्लस एक जो है उनका क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है 346 और 347 में बोला गया है कि स्टेट में भी लो एडॉप्ट एनी वन ऑफ मोर द फ्लोइंग लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेज टू बी यूज फॉर द ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस यूज, या एनी ऑफ द ऑफिशियल ऑफ दैट स्टेट, समझ गए। यानी कि हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 346 और आर्टिकल 347 में कहा गया है कि कोई भी स्टेट जो है कोई भी लैंग्वेज को एडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उसे जो है एक आपका जो है रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और द लैंग्वेज टू यूज ऑफ द फ्लोइंग, इसके बारे में होना चाहिए, समझ गए, ऑफ
ऑल और एनी ऑफ द डिफरेंट पर्पस ऑफ दैट स्टेट, यानी डिफरेंट पर्पस के लिए भी जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ गए। फिर यहाँ पर आपका अगला टर्म जो है कि देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, ये बातें याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो है कोई जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हमारा राज्य भाषा है। तो ये जो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन था इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हम जो इसको टर्म बताएं आपको पहला सा, अब हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो है हम आर्टिकल के ऊपर चलते हैं कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ें कही गई है, तब जाकर जो है हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में ही जो है उसके रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बताएंगे कि कौन कौन से जो है आर्टिकल में इंग्लिश से लेकर जो है रिलेटेड क्या क्या बातें जो है बोली गई है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉइंट लिखिएगा, द फ्लोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंग्लिश, मतलब कि ये फ्लोइंग पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, बुक वगैरह में भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंग्लिश है वो थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, अपने एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोगों से सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी जहाँ भी गलती होगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, द फ्लोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ इंग्लिश, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जो है आपके विभिन्न तरह के जो है बातें कही गई है, किस आर्टिकल में क्या बोला गया है इंग्लिश को लेकर, कहाँ पर इंग्लिश होना चाहिए, किस लैंग्वेज में यूज होना चाहिए, कहाँ पर किस राज्य में होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर क्या है आपका आर्टिकल 120, इसमें बोला गया है कि लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, यानी कि हम लोग जो है इस लैंग्वेज को यूज करते हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, समझ गए। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, पहला आपको आर्टिकल 120 में कहा गया है इंग्लिश को लेकर कि हम लोग जो है पार्लियामेंट में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम लोग अपने तो जो हमारा राज्य भाषा है वो हम कर ही सकते हैं, चाहे हमारा मलयालम हो, हिंदी हो, लेकिन ज़्यादातर जो है इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, समझ गए। तो लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। फिर आपका जो है अगला यहाँ पर है कि आर्टिकल 210 में क्या बोला गया है, देख लीजिए आर्टिकल 210 में कि लैंग्वेज टू बी बेस्ड इन द लेजिस्लेचर, समझ गए। मतलब हमारा लैंग्वेज जो बेस होता है वो कहाँ पर होना, किस पर होना चाहिए, लेजिस्लेचर पर होना चाहिए, यानी कि न्याय पर आधारित होना चाहिए कि जो हम भाषा को बोले उसे न्याय मिले, समझ गए। तो वो हो गया लैंग्वेज टू बी बेस्ड ऑन लेजिस्लेचर, समझ गए। अगर यहाँ पर आपका 3 बिंदु नंबर है कि आर्टिकल 343, आर्टिकल यहाँ पर क्या है 343, जहाँ पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन, देखिए इसमें बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन, साथ ही साथ बोला गया है कि जहाँ पर जो है हिंदी बोला जाता है या जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है हिंदी नहीं बोलते हैं तो वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करना है। ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन, यूनियन मतलब कि स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटोरीज भी बोल सकते हैं। तो वही बात है कि आर्टिकल आपका 343 में बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हम लोग इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला आपका 4 नंबर आर्टिकल 344, समझ गए। यहाँ पर बोला गया है कि कमीशन एंड कमिट ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हम लोग जो है कमीशन एंड कम्यूट ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जो है यूज कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी यूज कर सकते हैं जहाँ से पारित होगा, कि हम लोग इसे जो है कमीशन के तौर पर यूज करें या कमेटी के तौर पर यूज करें, समझ गए, कमिट की तरह यूज करें। तो यह जो है पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इसे घोषित करेगा, तो उसके ऊपर है। फिर यहाँ पर आपका 5 नंबर है कि आर्टिकल 345, जिसमें जो है कहा गया है कि द रीजन्स ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू यूज एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि द रीजन्स ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू यूज एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आप जहाँ यूज करते हैं अन्य लैंग्वेज के साथ वहाँ पर जो है आप एलिजिबल है कि आप जो है इंग्लिश को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जो है यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, जहाँ पर भी जो है कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सरकार के द्वारा कार्य होता है ना, तो बोथ लैंग्वेज में होता है। एक आपका जो होता है रीजनल लैंग्वेज होता है, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि द रीजन्स ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू यूज एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कोई भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जो है यूज कर सकते हैं। यह जो है आपके लिए क्या है, एलिजिबल है आप, मतलब आपके पास दक्षता है कि आप यूज कर सकते हैं, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 6 नंबर बिंदु है कि आर्टिकल 346, यहाँ पर देख लीजिए 346, समझ गए। यहाँ पर बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आप जो है
कम्युनिकेशन के तौर पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं इंग्लिश को, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर है कि आर्टिकल 347 इसमें कहा गया है कि स्पेशली लैंग्वेज, देखिए स्पेशल लैंग्वेज प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्पेशली लैंग्वेज प्रोविजन रिलेटिंग द लैंग्वेज स्पोकन इन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि जहां पर जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन का यूज करते हैं लोग, वहां पर इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वही बोला गया है कि स्पेशल लैंग्वेज के तौर पर जो है हम लोग इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर, जहां पर ज़्यादा लोग जो है मतलब स्पोकन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, या जैसे उस स्टेट के सेक्शन पॉपुलेशन ज़्यादातर बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो हम लोग आर्टिकल 347 के तहत जो है क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 8 नंबर बिंदु है कि आर्टिकल 348 इसमें देख लीजिए, लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर एक्ट एंड बिल, यानी कि इस आप जो है एक्ट के द्वारा जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है कोई भी एक्ट या कोई भी बिल के तहत आप जब लड़ रहे हैं होते हैं तो आप जो है इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए। किसके एवज में, आर्टिकल 348 इसके एवज में जो है आप जो है लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर बिल एंड एक्ट, समझ गए। तो ये जो है मैंने आपको 8 टर्म बता दिया है, बाकी आपको बहुत सारे बुकों में भी जो है देखने को मिलेगा, बहुत सारे बुक में देखने को नहीं भी मिलता है, तो आप इतना भी अगर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं तो आपको काम आ जाएंगे। साथ ही साथ जहाँ आप जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ पर तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा मेरा ये इंग्लिश है जो वीक है, लेकिन मैं पूरा इसको प्रयास करूँगा समझाने के लिए। साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट तो आपका दम बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर थोड़ा फोकस आप लोग खुद कर लीजिएगा, बाकी हम आपको तो गाइड करते ही रहेंगे। तो ये आपका जो है द फ्लोइंग पॉइंट्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंग्लिश के बारे में हो गया। अब हम लोग जो है इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बात हम जो है इसके इसी बिंदु में जो है जानेंगे कि इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे है, यानी कि हमारा जो अंग्रेजी है या कैसे हमारा सहयोगिक जो हमारा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके ऊपर बात करेंगे कि संविधान जो आपका इंग्लिश है वो सहयोगिक जो आपका संवैधानिक लैंग्वेज कैसे है। तो एक एक टर्म वाइज हम यहाँ पर समझेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले मैं इसकी कहानी बता दूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 1950 में जब हमारा लागू हो गया संविधान, स्वरूप उसका प्रारूप तो 1946 में ही बना, लेकिन लागू कब हुआ, 1950 में। इसीलिए हम लोग जो उस पर रिपब्लिक डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त आज़ाद हुआ था। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में, ये सभी को मालूम है। तो उस समय जब लागू होने से पहले जब बन रहा था तो इस चीज़ को लेकर जो इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की इंग्लिश जो है सहयोगी जो हमारा प्रारंभिक मतलब जो सहयोगिक भाषा रहेगा इंग्लिश, सहयोगिक संवैधानिक भाषा क्यों नहीं इसको ऑफिशियल लैंग्वेज मान लेते हैं। तो इस पर बहस छिड़ा, बहुत सारे मुद्दे हुए। मैं आपको बता दूं कि साउथर्न इंडिया की तरफ जो है एक दंगा भी हो गया था इसी को लेकर कि इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब संविधान को लागू किया जा रहा था, जब बन रहा था उस समय, तो उस समय जो है एक पार्लियामेंट में जो है मत रखा गया कि किस भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। तो उस समय जो है एक तरफा जो वोट पड़ा ना वो इंग्लिश को पड़ा, कुछ लोग जो है अंग्रेजी के खिलाफ थे। तो यही बहस को लेकर जो है आज तक जो है निर्धारित नहीं हुआ है कि हमारा जो है राष्ट्रभाषा क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका राष्ट्रभाषा क्या है तो आप हिंदी नहीं बोलिएगा ना इंग्लिश बोलिएगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रभाषा नहीं होता है, राज्य भाषा होता है, समझ गए। तो उसी को लेकर जो है कहा गया था कि हम कोई भी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो नहीं रहेगा, बल्कि हिंदी को भी हम लोग प्रयोग करेंगे और अंग्रेजी को भी जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। ऐसा अभी तक नहीं कहा गया, समझ गए। राष्ट्रभाषा की बात करेंगे तो हमारा राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है हमारा यूज होता है, लेकिन दोनों क्या है, राज्य भाषा, और एक हमारा जो होता है एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि ऑफिस के वर्क के लिए, यानी संविधान के जो हमारा प्रारूप होता है उसके कार्य के लिए हम लोग जो इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, समझ गए। मतलब सहयोगिक संवैधानिक लैंग्वेज है ये, मतलब हम लोगों को सहयोग करता है कार्यों में, इसीलिए जो है हम लोग इंग्लिश को रखें। एक एक टर्म को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस द
एडॉप्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आज़ादी के बाद जो है एडॉप्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जब एडॉप्शन की बारी आई तो फॉर इंडियंस रिपब्लिक वाज हाईली डिबेट इशू ड्यूरिंग द फार्मिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब कि जब हमारा देश जो है आज़ाद हो गया और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया तो उस बनने के दौरान क्या हुआ कि इस मुद्दे पर जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि देख लीजिए द एडॉप्शन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द इंडिया रिपब्लिक वाज हाईली डिबेट इशू ड्यूरिंग द फार्मिंग। मतलब कि इस मुद्दे पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिबेट हुआ कि किस लैंग्वेज को जो है हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज को रखें। कुछ लोग हिंदी के एवज में थे, कुछ लोग अंग्रेजी के एवज में थे। जो साउथर्न इंडिया वाले लोग थे वो बोलते थे कि हमें तो भाई अंग्रेजी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, और जो नॉर्थन एरिया वाले थे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली वगैरह के हो गए तो इधर के लोग बोलते थे नहीं भाई मुझे तो हिंदी चाहिए। तो इसी बात को लेकर बहसा बहसी बहुत हुआ, दंगा भी हुआ था कुछ साल पहले, बहुत साल पहले जी। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया रिपब्लिक वाज हाईली डिबेट इशू ड्यूरिंग द फार्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हिंदी वाज वोटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाई ए सिंगल वोट, यानी कि हर एक वोट जो है कहाँ जा रहा था, जब मतलब डिबेट हो गया, डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वोटिंग के बाद जो है कहा गया कि इंग्लिश को रखे कि हिंदी को रखे, वोट वाला प्रक्रिया हुआ तो हर एक वोट जो है किधर गया, असेंबली। हिंदी वाज वोटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाई ए सिंगल वोट, हर एक सिंगल वोट जो है हिंदी को ले रहे थे। हाउ एवर इट एडेड दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज एन ऑफिशियल एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर। लेकिन मतलब जो है हिंदी को ज़्यादा लोग वोट दे रहे थे, लेकिन क्या किया गया कि उसमें हिंदी को ऐड करके साथ ही बोला गया कि हम लोग जो है इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू यूज एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर। हम लोग जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी जो है मतलब सहयोगात्मक संवैधानिक लैंग्वेज के तौर पर यूज करेंगे, और अभी तक जो है वो यूज होते आ रहा है। जब भी कोई नोटिफिकेशन लगता है, जब भी कोई संविधान की कोई कार्य होता है या कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो आपका लैंग्वेज दोनों में आता है, हिंदी में भी नोटिस आएगा, अंग्रेजी में भी नोटिस आएगा। वही बात यहाँ पर बोला गया था कि इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज एन ऑफिशियल एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर। लेकिन इसके साथ साथ जो है हम लोग 15 ईयर तक जो है इंग्लिश का भी जो है संवैधानिक मतलब कि सहयोगात्मक संवैधानिक भाषा के रूप में यूज करेंगे, लेकिन अभी तक जो है यूज होते आ रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है भाई, की जब चुनने की बारी आई तो उस समय झगड़ा हो गया, लोग बोलते थे कि मुझे हिंदी चाहिए, मुझे इंग्लिश चाहिए। इस बात को लेकर बहसाबसी हुआ और इसीलिए डिसीजन आज तक जो है पेंडिंग में ही पड़ा गया। अभी तक जो है आपका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, अगर आपका राष्ट्र भाषा की बात कर ले तो नहीं है, समझ गए। राज्य भाषा हमारा हिंदी है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, मतलब कि हमारा राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजकीय भाषा है। यह राजकीय भाषा हमारा क्या है तो इंग्लिश है, सॉरी हिंदी है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन of India designed 22 official language for the government of the India as हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किया गया है कि डिजाइन किया गया है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, साथ ही साथ जो है हिंदी को भी जो उसमें रखा गया है और उसमें रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज वेल एज इंग्लिश एज द एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यानी कि प्रदेश के लिए जो है इंग्लिश को मतलब उपयोगी संवैधानिक भाषा के तौर पर जो है इसमें रखा गया है, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजाइन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बट नो एनी नेशनल लैंग्वेज, नो एनी आवर नेशनल लैंग्वेज। हमारा राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजकीय भाषा हमारा हिंदी है। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी जो है उपयोगी संवैधानिक भाषा है, उसके एवज में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही रहेगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।